दोस्तों, अगर रीट में 120 प्लस स्कोर करना है तो आप हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हम इतनी आसान ट्रिक बताएंगे जिससे पेपर हल करने में बहुत आसानी होगी। और दोस्तों, जो लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि हम प्रैक्टिस के नाम पर फालतू की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम 2011 के हिंदी पर चर्चा कर लेते हैं। ये प्रश्न 2011 में पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, कौन वर्ण घोष नहीं है? पहला ऑप्शन है ए, दूसरा है छ, तीसरा है आ, चौथा है डा। दोस्तों, घोष और अघोष, अघोष वर्ण वो होते हैं जो पहले और दूसरे वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं? आ सबसे पहले आता है वर्णमाला में, यानी पहला और दूसरा दोनों आ पहले 2 नंबर पर आते हैं। और इससे याद रख सकते हैं अघोष को, आ से अघोष। उसके बाद जितने भी वर्ण बचते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा, वो घोष वर्ण होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चा और छा। ये दोनों वर्ण हो गए अघोष, क्योंकि आ पहले आता है, पहला और दूसरा वर्ण। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? ऑप्शन है कृपा में, कृष्ण में, दृष्टि में या रिवाज में। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, रिवाज शब्द में री स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? दोस्तों, अनुस्वार कहा जाता है अंग और आहा को। ये दोनों अनुस्वार ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन हैं स्वर के बाद में आने वाली नासिक्य ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ या व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, स्वर के बाद में आने वाली नासिक्य ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस शब्द में गुण संधि है? दोस्तों, गुण संधि को पहचानने की ट्रिक हम बता देते हैं आपको। जब भी किसी शब्द के बीच में एक मात्रा दिखाई दे, उस शब्द में गुण संधि होती है। जैसे यहाँ भारतेंदु शब्द में एक मात्रा दिखाई दे रही है, बाकी के किसी में भी कोई भी मात्रा दिखाई नहीं दे रही है एक, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, भारतेंदु शब्द में गुण संधि है। अगला प्रश्न है, वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों, अभी हमने देखा था कि हम गुण संधि के बारे में ट्रिक जान चुके हैं, एक मात्रा वाली। अब हम जानेंगे वृक्ष छाया के अंदर कौन सी संधि है। दोस्तों, वैसे इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, इसके बीच में प्लस चिन्ह आएगा। वृक्ष धन छाया होता है, इसका संधि विच्छेद, इसके अंदर आती है व्यंजन संधि। दोस्तों, व्यंजन संधि को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, शब्द के बीच में आधा अक्षर आता है, वहाँ व्यंजन संधि होती है। और किसी शब्द के बीच में चा और छा, ये दोनों शब्द एक साथ दिखाई दें, आप उसका सही जवाब व्यंजन संधि लगा दीजिए। और शब्द के बीच में जब भी आधा शब्द आएगा, वहाँ ज़्यादातर व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न देख लीजिए, समश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा। तद्भव और तत्सम तो आप जानते ही हैं दोस्तों। तद्भव यानी हिंदी के शब्द, तत्सम यानी संस्कृत के शब्द। ऑप्शन हैं मूछ, अश्रु, आंसू और ससुर। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए होता है, समश्रु का होता है मूछ, यानी मूछ को संस्कृत में समश्रु कहते हैं। अगला प्रश्न है, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। ऑप्शन हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समानार्थक शब्द, एकार्थ शब्द। दोस्तों, विपरीत वाले शब्द को कहते हैं विलोम शब्द, जैसे काला और सफ़ेद। अगला प्रश्न है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। दोस्तों, इनमें से कौन सा वर्ण का अर्थ नहीं होता है? रंग, आकाश,
जाति, अक्षर। दोस्तों वर्ण ये दोनों तो आपने बहुत सुने होंगे, वर्ण व्यवस्था और वर्णमाला, यानी ये दोनों तो इसके अर्थ होते हैं। अब दो चीज़ बची, आकाश और रंग। दोस्तों वर्ण भेद होता है, यानी हमारे यहाँ जातिवाद से वर्ण भेद होता है और विदेशों में काला और गोरा से, यानी रंग से। यानी रंग भी वर्ण का अर्थ होता है, जाति भी होती है, अक्षर भी होता है। दोस्तों इसको ऐसे याद रखा जा सकता है। हमारा उद्देश्य किसी भेदभाव के लिए नहीं है, सिर्फ याद रखने के लिए ट्रिक बनाई है कि आपको आसानी से याद हो जाए। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, आकाश वर्ण का अर्थ नहीं होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन हैं जलज, अम्बुज, मनसिज, पंकज। दोस्तों वैसे कमल का पर्यायवाची के जितने बार शब्द हैं ज़्यादातर शब्दों में पीछे जा आता है, लेकिन यहाँ चारों शब्दों में जा दे रखा है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, मनसिज। ये कमल का पर्यायवाची नहीं होता बल्कि होता है काल्पनिक का, ये काल्पनिक का पर्यायवाची होता है मनसिज। और दोस्तों कमल के जो ज़्यादातर पर्यायवाची पूछे जाते हैं वो हैं पुंज, केसर, नलिनी और जलकुमुद, पुंडरीक और तामरस। ये ज़्यादातर प्रश्न कमल के बारे में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन हैं मनन, बेध्यान, मनवा, अन्यमनस्क। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी किसी का मन किसी और तरफ होता है, यानी अन्य की तरफ। इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अविदा शब्द शक्ति में ऑप्शन हैं वाच्यार्थ प्रकट होता है, लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, व्यंग्यार्थ प्रकट होता है या विचित्र अर्थ प्रकट होता है। दोस्तों अविदा में वाच्यार्थ प्रकट होता है। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी आदि, गुण दोष आदि, दिशाएं आदि, आभूषण आदि। दोस्तों आपके अंदर भाव कब उत्पन्न होता है? किसी के गुण देखकर या वो कैसा है ये देखकर। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, उसके गुण और दोष देखकर आपके अंदर उसके लिए भाव जागते हैं, या तो उससे प्रेम होता है या उससे घृणा होती है। अगर अच्छा व्यक्ति है, गुणी व्यक्ति है तो उससे प्रेम होगा, और उसके अंदर दोष हैं तो उससे घृणा होगी। यानी गुण और दोष को भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न है, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। दोस्तों विशेषण को वैसे आप जानते होंगे, किसी चीज़ की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। लेकिन अगर आपको इसका शब्द नहीं पता है तो इसको कैसे पता करेंगे? आप प्रत्येक शब्द पर कैसा या कैसी लगा दीजिए। जैसे मदन कैसा या कैसी, जवाब नहीं मिला। काली कैसा या कैसी, जवाब नहीं मिला। पतलून कैसा या कैसी, जवाब मिल गया पतलून कैसी है, काली है। यानी कौन सा शब्द मिल गया हमें? काली। ये विशेषण हो गया। पहन कैसा या कैसी, इससे भी जवाब नहीं मिला। कर कैसा या कैसी, इसका भी जवाब नहीं मिला। खेलने कैसा या कैसी, इसका भी जवाब नहीं मिला। आया में भी जवाब नहीं मिला। यानी कैसा और कैसी लगाने से जवाब मिल जाएगा जो शब्द, वही उसका सही जवाब होता है। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में काली एक विशेषण है और ये विशेषता बता रहा है पतलून की। अगला प्रश्न है, वहाँ मोहन के कोई नहीं आया, यहाँ खाली जगह दे रखी है, वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त होगा। ऑप्शन हैं या, और, अलावा, अथवा। दोस्तों आप इसको वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए। मोहन वहाँ के या कोई नहीं था, ये मैच नहीं कर रहा है। मोहन वहाँ के और कोई नहीं था, मोहन के अलावा। दोस्तों ये मैच कर रहा है, वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देख लीजिए, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए
इस वाक्य में तक है? ऑप्शन है समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, विस्मय आदि बोधक अव्यय। दोस्तों, तक हमेशा संबंध को स्थापित करता है। जैसे वह मेरे साथ तक जीवन भर रहा, जैसे वह मेरे साथ तक घर चला, मैं जब तक जिंदा हूँ आप मेरे साथ रहें। यानी जब भी तक आएगा वो हमेशा संबंध को दर्शाएगा। तक संबंध बोधक अव्यय है। अगला प्रश्न है, को और के लिए किस कारक के लिए चिन्ह हैं? ऑप्शन है संप्रदान कारक के, करण कारक के, अपादान कारक के, संबंध कारक के। दोस्तों, कर्ता ने कर्म को, दोस्तों आप यहाँ करण ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन को और के लिए ये संप्रदान के लिए प्रयोग होते हैं। अब पता कैसे करेंगे? अगर कोई वाक्य दे रखा हो कि को संप्रदान के लिए आया है या करण के लिए। दोस्तों, जब भी कोई वस्तु किसी और को देगा, जैसे राम ने श्याम को पेंसिल दी, राजा ने किसान को गेहूं दान दिए, यानी जब भी एक वस्तु किसी को दी जाएगी वहाँ को का प्रयोग होगा तो संप्रदान के लिए आता है। जब भी कोई चीज़ दान में दी जाती है या किसी को दी जाती है वहाँ हमेशा संप्रदान कारक होता है। अगला प्रश्न है, उद्देश्य और विधेयक किसके अंग हैं? ऑप्शन हैं वाक्य के, रचना के, शब्द के, अर्थ के। दोस्तों, उद्देश्य और विधेयक ये वाक्य के अंग होते हैं। अगला प्रश्न है, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है। दोस्तों, तेंदुलकर तो क्रिकेट के भगवान हैं ही। हम एक ओवर में 5 छक्के अपने भाई, अपने पड़ोसी रिंकू भाई ने लगाए थे। यानी हमारा पड़ोसी रिंकू भाई, हम उनका नाम यहाँ यूज कर लेते हैं कि रिंकू भाई ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए। दोस्तों, अपना अलीगढ़ का भाई है, अपना पड़ोसी है। ऑप्शन है, उद्देश्य कौन सा है इस वाक्य में? छक्के है, तेंदुलकर है, ओवर है या 5 है? दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, तेंदुलकर या रिंकू। यानी उद्देश्य वो होता है जो किसी वाक्य में कार्य कर रहा होता है, या किसी वाक्य के कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं। दोस्तों, वाक्य में जो कर्ता होता है वही उद्देश्य होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, तेंदुलकर। अगला प्रश्न है, विराम चिन्ह का नाम है। दोस्तों, ये वाला विराम चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन है अर्धविराम है, विराम है, अल्प विराम है या पद है? दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, ये अल्प विराम है। दोस्तों, हिंदी में विराम चिन्ह ये होता है, ना कि डॉट। आप इस बात को याद रखना, क्योंकि बहुत से लोग डॉट को भी विराम चिन्ह समझ लेते हैं और अल्प विराम होता है कॉमा। अगला प्रश्न है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन है विवरण चिन्ह का, निर्देशक चिन्ह का, कोष्टक चिन्ह का, उपविराम चिन्ह का। दोस्तों, विवरण चिन्ह होता है ये, निर्देशक चिन्ह होता है डैश, कोष्टक आप जानते ही हैं, उपविराम समझ लीजिए, बाकी के आप जानते हैं। 2 डॉट यानी 2 बिंदुओं को उपविराम कहते हैं। दोस्तों, कठिन शब्द को दर्शाने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है। हम कोई कठिन शब्द होता है तो कोष्टक लगाकर उसका आसान अर्थ लिख देते हैं। अगला प्रश्न है, अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन है बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूलाना समाना, अंगारों पर चलना, अंगारों पर पैर रखना। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, अवसर का लाभ उठाना के लिए बहती गंगा में हाथ धोना। अवसर न उठाना के लिए एक शब्द और प्रयोग होता है, मौके पर चौका मारना। ये भी अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रयोग होता है। आकाश पाताल एक करना के लिए होता है कड़ी मेहनत करना, और फूलाना समाना के लिए होता है बहुत ही उत्साहित होना। अंगारों पर पैर रखना के लिए होता है बहुत बड़ा जोखिम उठाना। अगला प्रश्न देख लीजिए, बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों, पाला पड़ना, रोड़ा अटकाना, बरस पड़ना,
दांतों में जीव होना। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, बाधा डालना का होता है रोड़ा अटकाना। दोस्तों मुहावरे और लोकोक्तियों को गांव के लोग आसानी से समझ लेते हैं, शहर के लोगों को थोड़ी कठिनाई होती है। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है, ऑप्शन है मनमानी करना, अपना हाथ पूजनीय होना, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, अपने हाथ से दान करना। दोस्तों आपने डीजे मूवी तो देखी ही होगी, उसका नाम था उसमें ध्रुव जगन्नाथ यानी डीजे जगन्नाथ। और जगन्नाथ उसमें एक डायलॉग था कि आपसे कुछ नहीं होगा, अब तो मुझे ही करना पड़ेगा। यानी अपना हाथ जगन्नाथ का मतलब है अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक ही जैसे हो के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन है चोर चोर मौसेरे भाई, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, कैर बेर का संग, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। आप लोगों ने ये कहावत स्कूल में ज़रूर सुनी होगी, टीचर जरूर किसी न किसी दिन टीचर ने बोला ही होगा, तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, यानी तुम सब एक जैसे हो। अगला प्रश्न है, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ से होता है? राजपत्र से, समाचार पत्र से, सूचना पट से, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, राजपत्र। सूचना का प्रकाशन कहाँ से होता है? वो होता है राजपत्र गजट से। अगला प्रश्न है, दोस्तों अगर आपने हमारी वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, और ये वीडियो केवल उसी दोस्त को शेयर करना जिसे आप अपना अच्छा मित्र समझते हैं। फालतू के लोगों में ये वीडियो शेयर करके कंपटीशन मत बढ़ाइए। जो भी आपसे बोलता है कि वीडियो शेयर कीजिए, कंपटीशन बढ़ाइए, कंपटीशन में लड़ने में फ़ायदा है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। आप एक बात जान लीजिए, आपको जैसे भी हो हर तरीके से सिर्फ अपना फ़ायदा देखना है, क्योंकि नौकरी आपको करनी है। दोस्तों आप अपनी नौकरी के लिए जी जान लगा दीजिए, फालतू के लोगों की बातों में बिल्कुल भी मत आइए। और प्रश्न है, ज़्यादा सूचना का उद्देश्य होता है? ऑप्शन है सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी करवाना, निर्माण कार्य करवाना, या ये तीनों कार्य। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, ये तीनों कार्य, सामान की आपूर्ति, सामान की नीलामी, निर्माण कार्य करवाना। अगला प्रश्न है, किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र ज्ञापन या आदेश कहलाता है। ऑप्शन है परिपत्र, विज्ञापन, अधिसूचना, आवेदन। दोस्तों ये आदेश कहलाता है परिपत्र। अगला प्रश्न है, दोस्तों आगे के प्रश्न इस गद्यांश पर आधारित हैं। अगर आप वीडियो को छोड़कर जाना चाहते हैं तो छोड़कर चले जाइए, क्योंकि ज़्यादातर रिपीट नहीं होते हैं गद्यांश। ये तो सिर्फ आपके एक्सपीरियंस के लिए हमने रख लिया है, क्योंकि छोटा सा गद्यांश है। अगर ज़्यादा बड़ा होता तो हम खुद भी इसे शामिल नहीं करते। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और समृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति आदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि उसकी संगति होगा दोस्तों यहाँ अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी। दोस्तों बाहु का मतलब होता है हाथ, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। दोस्तों पहला प्रश्न देख लीजिए इस गद्य पर आधारित। इस गद्यांश का शीर्षक होगा कुसंग की महत्वता, अच्छी संगत, संगति, युवा पुरुष। दोस्तों संगति के बारे में बात कर रहा है ये। अगला देख लीजिए, कुसंग का अर्थ है दोस्तों बुरी संगति के बारे में बात कर रहा है ये। कुसंग का अर्थ है बुरी संगति। अगला देख लीजिए, इस गद्यांश का केंद्रीय भाव है दोस्तों, जब इतनी बार संगति की बात हो गई
तो संगति का महत्व ही इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक अब भी नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों, आपसे एक अनुरोध है, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।